दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया में सबसे खतरनाक और ताकतवर समुद्री लुटेरा कौन था, तो आप शायद लॉन्ग जॉन सिल्वर या ब्लैक बियर्ड का नाम लेना चाहेंगे। ये दोनों समुद्री लुटेरों की दुनिया के दो सबसे मशहूर किरदार हैं। कंधे पर तोता और हाथ में चमचमाती तलवार रखने वाले लॉन्ग जॉन सिल्वर स्कॉटिश लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की लोकप्रिय किताब ट्रेजर आइलैंड के पात्र हैं। वहीं ब्लैक बियर्ड नाम से मशहूर समुद्री लुटेरे का असली नाम एडवर्ड टीच था। माना जाता है कि ब्लैक बियर्ड एक ब्रिटानी समुद्री लुटेरे थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज से लेकर उत्तरी अमेरिका के ब्रिटानी उपनिवेशों से लगते समुद्री क्षेत्र में लूटपाट की। लेकिन अगर सबसे ताकतवर समुद्री लुटेरे की बात की जाए तो ब्लैक बियर्ड या किसी अन्य खूंखार लुटेरे का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर समुद्री लुटेरा कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी, जिसका नाम सुनकर ही दक्षिण चीन सागर में सफर करने वाले कांप जाया करते थे। जेंग ये सो को समुद्री लुटेरों की दुनिया की साम्राज्ञी कहा जाता है। करीब 1775 में चीन के तटीय इलाके ग्वांगडोंग में पैदा होने वाली जेंग ये सो का असल नाम शी येंग था। वो एक ऐसे दौर में बड़ी हुई जब आर्थिक असमानता और अशांति अपने चरम पर थीं। ग्वांगडोंग में रहने वाली कई परिवार खराब आर्थिक हालातों के चलते साल में कुछ समय के लिए प्रतिबंधित चीजों की तस्करी किया करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि शी येंग सिर्फ 6 साल की उम्र में ही सेक्स वर्कर बन गई थीं। उस दौर में जेंग यी एक पायरेट थे और चिंग और ग्वेनान साम्राज्यों के खिलाफ लड़ रहे थे। वो वियतनाम के सूर्यवंशी राजाओं के वारिसों के समर्थन में लड़ रहे थे और उनके रिश्तेदार जेंग की उस दौर के प्रमुख पायरेट थे। पानी पर तैरते वैश्यालय में काम करते हुए शी येंग को अपने ग्राहकों से बेहद अहम जानकारियां मिली। लोग उनके साथ वक्त बिताते हुए अक्सर ऐसे राज उगल दिया करते थे जो कभी-कभी उनकी ही मौत का कारण बनते थे। धीरे धीरे शी येंग ने ऐसी जानकारियां उन लोगों को बेचना शुरू किया जो उनके बदले में भारी पैसा देने को तैयार थे। इस तरह शी येंग ने कुछ समय में ही भारी दौलत और अपने आसपास के क्षेत्र में प्रभाव कायम किया। अपने एक आक्रमण के दौरान जेंगी की मुलाकात शी येंग से हुई और दोनों को प्यार हो गया। जेंगी ने वादा किया कि उनकी जीती हुई आधी संपत्ति पर उसका हक होगा। शी येंग को यह सौदा पसंद आया और उन्होंने तुरंत शादी के लिए हां कर दी। शादी के समय उनकी उम्र 26 साल थी। इसके बाद से ही उन्हें जेंग ये सो कहा जाने लगा, क्योंकि इसका अर्थ जेंग की पत्नी होता है। शादी के 1 साल बाद ही जेंगी के रिश्तेदार जेंग इक्की को ग्वेन साम्राज्य की सेना ने पकड़ लिया। उसे वियतनाम सीमा के पास जियांगपिंग में पकड़ा गया था और वहीं कत्ल कर दिया गया। इस मौके का फायदा उठाकर जेंगी ने जेंगी के नेतृत्व में काम कर रहे सभी डाकुओं को अपने साथ मिला लिया और स्वयं उनके नेता बन गए। जेंगी और जेंगे सो ने कुछ समय में ही एक ताकतवर जोड़े का दर्जा हासिल कर लिया। उन्होंने प्रतिबंधित चीजों की तस्करी करने वालों को अपने नियंत्रण में ले लिया। जेंग यी चीन के समंदर में सक्रिय सभी लुटेरों को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे, ताकि पुर्तगाली, चीनी, ब्रितानी और फ्रांसीसी सैनिकों का मुकाबला किया जा सके। डाकुओं को एकजुट करने में जेंग ये सो ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने डाकुओं के नेताओं से बातचीत की। देह व्यापार के दौरान के संबंधों ने भी उनकी मदद की। जेंग और जेंग ये सो के प्रयासों से 1805 में चीन के सागर में सक्रिय सभी लुटेरे एक साथ आ गए। उनकी पहचान 6 अलग अलग रंगों के झंडों से थी। ये रंग थे लाल, काला, नीला, सफेद, पीला और बैंगनी। इन डाकुओं ने समुद्र को अपने अपने हिस्से में बांट लिया। ये सब जेंग यी के नेतृत्व में लड़ने को तैयार हो गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में जेंग यी एक मजबूत पायरेट नेता बन गए, जिनके साथ 70,000 से अधिक पायरेट और 1200 से अधिक जहाज थे। उनकी ताकत के पीछे जेंग ये सो ही थी। जेंग यी ने मछुआरा परिवार के लड़के झांग बाओ साई को गोद ले लिया था, लेकिन साल 1807 में जेंग यी की मौत हो गई, जिसके बाद असल मायनों में जेंग ये सो की ताकत बढ़ना शुरू हुई। इस दिशा में जेंग ये सो ने सबसे पहले चेंग यी के 2 बड़े सरदारों का समर्थन हासिल किया और अपने दत्तक पुत्र चेंग पाओ को उसके दत्तक पिता चेंग यी की पुरानी स्क्वाड्रन की कमान दिलवाई। लेकिन बात यही नहीं थमी।
जेंग ये सो ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने ही दत्तक पुत्र चेंग पाओ से शादी कर ली, जिनकी उम्र उस समय 20 से 30 बरस के बीच रही होगी। इसके बाद जेंग ये सो की ताकत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने प्रभाव के क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कई नियम कायदे बनवाए, जिनका वह सख्ती से पालन करवाया करती थी। इन नियम कानूनों में डरपोकों को मौत की सजा सुनाने का प्रावधान था। यही नहीं, अपने हिस्से से ज्यादा की लूट की रकम लेने वालों और अनुशासनहीनता दिखाने वालों को भी जान से मारने का प्रावधान था। यही नहीं, आज्ञा बगैर गायब होने पर समुद्री लुटेरों के कान काटे जा सकते थे और समुद्री लूट के दौरान पकड़ी गई महिलाओं के साथ शोषण या बलात्कार करने पर मौत की सजा देने का प्रावधान था। बेशुमार दौलत और ताकत से लैस जेंग ये सो ने कुछ समय बाद अपना ध्यान नमक के व्यापार पर केंद्रित किया। ये उस दौर की बात है जब नमक का व्यापार काफी फायदे का सौदा हुआ करता था। जेंग ये सो के समुद्री लुटेरों ने नमक लेकर जा रहे जहाजों पर बार बार इतने हमले किए कि एक समय में ग्वांगडोंग सरकार के 270 में से सिर्फ 4 जहाज जेंग ये सो के नियंत्रण से बाहर रह गए। इसके बाद जेंग ये सो ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पासपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की, जिसके तहत नमक के व्यापारियों को सुरक्षित रास्ते के लिए एक रकम देनी पड़ती थी। धीरे धीरे दक्षिण चीन सागर के इस इलाके से गुजरने वाले व्यापारिक एवं मछली मारने वाले जहाजों समेत हर तरह के जहाजों को सुरक्षा शुल्क देने के लिए विवश होना पड़ा। यही नहीं, उन्होंने इस शुल्क को लेने के लिए टैक्स ऑफिस तक बनाए। जेंग ये सो अपने प्रतिद्वंदियों को नियंत्रण में रखने के लिए अलग अलग तरह की रणनीतियों का सहारा लेती थीं। उनके प्रतिद्वंदी समुद्री लुटेरों को खाने पीने से लेकर तमाम दूसरे तरह की चीजों के लिए तटवर्ती गांवों पर निर्भर रहना पड़ता था। जेंग ये सो ने इन गांवों में अपनी जगह मजबूती से बनाई हुई थी ताकि गांवों से उन्हें किसी तरह की मदद न मिल सके। ऐसे में जब कोई समुद्री लुटेरा जेंग ये सो को चुनौती देने की कोशिश करता था तो इसके नतीजे उसके हित में नहीं हुआ करते थे। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आपको ये वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।